देखिए, हेलो। आज का हमारा जो क्लास है क्रैश कोर्स का, अकॉर्डिंग टू रूटीन रूटीन के हिसाब से हमारा जो क्लास है वो है हिंदी का। और हिंदी के क्लास में आज हमारा जो चैप्टर होगा वो चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें भाषण का एक अंश है। भारत भाषण याद रखिएगा। पाठ की कौन सी विधा है? भाषण है। तो भारत से हम क्या सीखें पाठ की कौन सी विधा है पूछा जाए तो भाषण है। उसके लेखक यदि पूछा जाए तो मैक्स मूलर। तो भारत से हम क्या सीखें पाठ के लेखक हैं मैक्स मूलर। तो सबसे पहले हम पाठ के जो रचयिता हैं, पाठ के जो लेखक हैं उसके बारे में जान लें, समझ लें। इसके जो लेखक हैं वो मैक्स मूलर है और मैक्स मूलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर। इनका जन्म जो है आधुनिक डेसाउ नामक जर्मनी में हुआ था। इनका नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर। जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इनका जो है जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में आधुनिक जर्मनी के, ये अलग होगा, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। किसका जन्म? फ्रेडरिक मैक्स मूलर का। और इनका देहांत जो है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर और इनके माता का नाम एडेल हेल्ड मूलर था। माता एडेल हेल्ड मूलर, पिता का नाम विल्हेल्म मूलर। जन्म हुआ दिसंबर 1823 ईस्वी में आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में और इनके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। इन्होंने भारत की यात्राएं की। भारत में इनको जो भी चीज़ अच्छा लगा, जो भी चीज़ नहीं, पूरा का पूरा भारत ही इनको अच्छा लगा। तभी तो अपने देश में, अपने यहाँ पर रहकर इन्होंने भारत का गुणगान किया, भारत के बारे में अच्छे से जाना, भारत को अच्छा से समझा, भारत में क्या है इसके गुणगान को इन्होंने अपने देश में जाकर एक भाषण के दौरान किया। तो इस भाषण तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन भाषण का थोड़ा सा अंश आप लोगों के इस पाठ में दिया गया है कि मैक्स मूलर ने अपने देश में, अपने जगह पर रहकर जो भाषण दिए वो भाषण किस प्रकार का था। मैक्स मूलर जो है जब 4 साल के हुए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। हम किसी भी लेखक के बारे में क्यों पढ़ते हैं? किसी भी महान पुरुष का आप जीवनी उल्टा कर देख लीजिए, कष्ट से भरा हुआ। साहित्य हमें जीना सिखाती है, साहित्य हमें सभ्य बनाती है, साहित्य इंसान को जीवन में, समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का काम करती है। कौन? साहित्य, हिंदी विषय। आखिर आप देख रहे होंगे कि क्लास में उपस्थित एक भी विद्यार्थी को इतना दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। घर का जब मेन पिलर गिर जाए ना तो बड़ा दिक्कत होता है, और परिवार का मेन पिलर ही होता है पिता। जब मैक्स मूलर केवल 4 वर्ष के थे, सोचिए, पिता का साया हट गया मात्र 4 वर्ष की उम्र में। तो 4 वर्ष के जब थे मैक्स मूलर, तब उनके पिता का निधन हो गया, और पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में एक पिता के ऊपर खाने वाले 10 परिवार होता। 10 परिवार का भरण पोषण, मान सम्मान, सारी इच्छाएं पूरा करने का काम भारत में केवल और केवल एक पिता करता है। यहाँ पर हर लोग काम नहीं करते। और देश जाइए, माँ भी काम कर रहा है, पिता भी काम कर रहा है, बहन अलग अलग जॉब कर रहा है, लेकिन भारत में ऐसी बातें नहीं है। तो जब इनके पिता का देहांत हुआ तो इनके घर की दयनीय की स्थिति, आर्थिक स्थिति, रुपया पैसा की स्थिति बहुत ही खराब हो गया। लेकिन फिर भी मैक्स मूलर जी, जिनका जन्म जो है 1823 ईस्वी में आधुनिक डेसाउ नामक जर्मनी में हुआ था, इनका शिक्षा दीक्षा में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए।
बचपन से ही मैक्स मूलर जी संगीत के साथ साथ ये जो है ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में निपुण हो गए, अर्थात सब कुछ जान गए तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। लैटिन भाषाओं में ये कविताएं भी लिखने लगे। लेकिन अभी के बच्चे को मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो कुछ सोच सके। हर वह व्यक्ति कविता लिख सकता है, चाहे तो, समय दे तो। हर इंसान को भगवान ने स्पेशलिस्ट करके भेजा इस धरती पर। उस गुण को पहचानिए, उस गुण को समझिए। ये जो हैं बचपन से ही लैटिन भाषा में कविता लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिक विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। देखिए, एक भाषा पर इन्होंने नहीं रुका। ये संगीत के अलावा ग्रीक, लैटिन भाषा में भी निपुण हुआ। लैटिन भाषा में इन्होंने कविताएं लिखनी प्रारंभ की और 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिक विश्वविद्यालय से, किस विद्यालय से? लिप्जिक विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। संस्कृत भाषा का जो है अध्ययन प्रारंभ कर दिया। कौन? मैक्स मूलर जी। मैक्स मूलर का जन्म आपको 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 आधुनिक डेसाऊ के कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इनका पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मैक्स मूलर, जिनका जन्म हुआ 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को आधुनिक डेसाऊ के, जर्मनी के डेसाऊ नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। साहित्य रचनाएं जो हैं, मैक्स मूलर का साहित्य रचना 1831 ईस्वी में उन्होंने हितोपदेश नामक जर्मनी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। हितोपदेश, हित का उपदेश देने वाला एक पुस्तक, एक ग्रंथ है जिसमें किसी भी व्यक्ति का हित क्या हो, भला क्या हो, इसका उपदेश दिया गया है। जैसे हम उपदेश देते हैं आपको कि रे बाबू रे ऐसा काम करो, इस पथ पर चलो, गाड़ी को यूं साइकिल में नाग के तरह मत चलाओ, लगता है कोई नागिन का पीछा कर रहा है, जैसे नाग जैसे चलाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है। हम आपको उपदेश देते हैं कि ऐसा नहीं कीजिए। ठीक उसी प्रकार से हितो उपदेश में हित का उपदेश दिया गया है। इस ग्रंथ का इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। संस्कृत पढ़ा, संस्कृत पढ़कर इस पुस्तक का, इस क्या कहते हैं, इस ग्रंथ का, हितोपदेश का अपने जर्मन भाषा में, अपने भाषा में, जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवादित प्रकाशित करवाया। कठ और केन आदि उपन्यास का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। कठ और केन, ये 2 उपन्यास हैं। उपन्यास की यदि हम बात करें तो एक उपन्यास में एक ही कहानी होती है। उपन्यासों पर फिल्म बनता है। उपन्यास पढ़ने से शब्द पर पकड़ आता है। बट दुख की बात है कि विद्यार्थी 10th क्लास में आ जाते हैं, उपन्यास पढ़ने की बात तो दूर है, उपन्यास देखते तक नहीं। लेकिन हमारे पास है, आज आप लोगों को एक उपन्यास पढ़ने का सजेशन देते हैं। उस उपन्यास का नाम है गोदान, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, कलम के सम्राट। यदि आपको समय मिले अपने पुस्तकों से तो इसमें होरी का कहानी है, बड़ा मार्मिक कहानी है उस समय का। तो निश्चित रूप से यदि समय मिले तो ज़्यादा दाम नहीं, ये हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी में भी ओरिजिनल बुक है, इसलिए इसका दाम है यही 500 रुपया के आसपास। लेकिन आप यदि इसका डुप्लीकेट लेंगे तो यही 100-200 रुपया में आपको मिल जाएगा। निश्चित रूप से पढ़ के देखिए, आँख से आंसू आ जाएगा। उस समय में एक बैल के लिए भी लोग तरसते थे। ये उपन्यास है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मैक्स मूलर जो हैं, जिनका जन्म आप लोगों को याद होगा 6 दिसंबर 1823, जन्मदिन मनाएंगे उनका दिसंबर में हम लोग खुशी से। किनका? मैक्स मूलर जी का, जिनका जन्म डेसाऊ नामक जर्मनी, आधुनिक डेसाऊ के जर्मनी शहर में हुआ था। तो इस प्रकार जो है इन्होंने कठ और केन 2 उपन्यास है, और कठ और केन का उपन्यास का भी जर्मन भाषा में क्या किया? अनुवाद प्रस्तुत किया। मेघदूत महाकाव्य का भी जर्मन पद्य में अनुवाद कर यश का काम किया, यानी यश कमाया, अपना नाम रोशन किया। यानी मेघदूत महाकाव्य है। इस मेघदूत का भी, जिसके लेखक कालिदास है, मेघदूत, रघुवंशम, इन सभी के लेखक कौन है? कालिदास है। इस मेघदूत का भी, एक महाकाव्य का भी इन्होंने
जर्मन भाषा में जर्मन पद्य में अनुवाद किया और अपना यश कमाया, नाम कमाया। कौन? मैक्स मूलर जी। इसके बाद है चैप्टर का सारांश। आखिर प्रस्तुत पाठ में है क्या? प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें? भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। श्रृंखला की एक कड़ी है, पूरा का पूरा श्रृंखला नहीं। जब भारतीयों के सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की एक श्रृंखला है। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। इसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। अर्थात क्या किया था? भाषांतरण, भाषा में अंतर। भवानी शंकर त्रिपाठी ने इसके भाषा का रूप बदला था, अनुवाद किया था। कौन? भवानी शंकर त्रिवेदी ने। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता और विलक्षणता के विषय में नवागंतुक अधिकारियों को बताया है कि विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। पूरा विश्व जो है भारत से कुछ न कुछ सीखा है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। पूरे विश्व को सिखाने वाले यदि कोई था तो वह भारत। जिस प्रकार पूरे शरीर का सबसे पवित्र स्थान ये ललाट होती है, जहाँ पर हम चंदन करते हैं, त्रिनेत्र जहाँ पर होता है, ठीक उसी प्रकार से पूरे धरती का तिलक कहा गया है। किसको? भारत। पूरे धरती का तिलक किसे कहा गया है? भारत को कहा गया है। तो भारत विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती है। दुनिया का 4 गो सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता यदि पनपी, यदि उपजी, तो वो है भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 4 सभ्यता में सबसे पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखे हैं। यह एक विलक्षण देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और यहाँ पर प्रतिभाओं का बड़ा मान सम्मान होता है। हड़प्पा सभ्यता में लोग मिट्टी के बर्तन ऐसे बनाते थे कि उसमें अपना मुंह देख लो, इतनी चमक कि आज तक भी इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने जो ढूंढा उत्खनन के दौरान, आज भी उस मिट्टी पर लेप ऐसा है कि वर्तमान के टेक्नोलॉजी वैसा लेप नहीं चढ़ा पाए हैं मिट्टी पर। इतनी अच्छी लेप लगा हुआ है। शायद आप लोगों को यदि कभी पटना के गांधी म्यूजियम में जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। वैसे ये संस्था भी आप लोगों को ले जाना चाहती है। देखिए कब आप लोग जाना चाहते हैं। तो इसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नई पीढ़ी अपनी देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकते हैं। और इस भाषण में आप जान सकते हैं कि हमारे भारत का पूरे विश्व में क्या महत्व था, क्या था हमारा भारत, क्या थी यहाँ की सभ्यता, क्या थी यहाँ की संस्कृति, जो पूरे दुनिया ने अपनाया। बौद्ध धर्म का पाठ पूरे दुनिया को पढ़ाया। उस बौद्ध धर्म का जन्म स्थली बिहार को माना जाता है, भारत को माना जाता है। इतनी सभ्यताएं थी। पूरे दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। ये थी हमारी भारत, विश्व गुरु कहे जाने वाला भारत, जहाँ पर हमको आपको सौभाग्यवश इस धरती पर जन्म हुआ। अर्थात नवयुवकों को प्राकृतिक वैभव, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण देश यदि कोई पूछे तो मैक्स मूलर जी कहते हैं उस देश में बेहिचक नाम लूंगा। किसका? भारत का। जहाँ पर प्राकृतिक वैभव से, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण देश है। कौन? भारत। हर एक चीज उपलब्ध है यहाँ पर। इसकी महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत करता है ये भाषण, जिसका भाषण का एक कड़ी जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, जिसके अनुवाद किसने किए थे? नहीं, इस भवानी शंकर त्रिपाठी ने। किसने किया था? भवानी शंकर त्रिपाठी ने किए थे, त्रिवेदी ने किए थे। अब है पाठ का सारांश। इस पाठ में हम क्या पढ़ते वो जाने। अब पूरा पाठ भारत से हम क्या सीखें। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे महान चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मूलर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला।
भारत में आखिर इतनी जनसंख्या क्यों है? भौगोलिक दृष्टि से भी हर इंसान का रहना यहाँ पर संभव है, हर व्यक्ति का जीवन यापन करना यहाँ पर संभव है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर का भी। यहाँ पर सर्दी गर्मी ठंडी सब चीज का मौसम है। भूमध्य रेखा के अगल बगल में है, भूमध्य रेखा से, इसलिए भारत की जनसंख्या इतनी है। और इस पाठ में मैक्स मूलर जी, साहित्यकार, जो महान साहित्यकार महान चिंतक मैक्स मूलर द्वारा लिखित है, इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर, आखिर भारत का विशेषता क्या है, इस पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य से, प्राकृतिक सुंदरता से बढ़कर कोई चीज नहीं होता है। ऐसे हम जिस प्रकार से हैं, कितना भी फेयर लवली लगा ले तो बगुला नहीं हो जाएंगे। यदि हो भी जाएंगे तो बनावटी वाला बात कुछ और होता है, आर्टिफिशियल कुछ और होता है, और प्राकृतिक का दिया हुआ कुछ और होता है। तो यहाँ पर मैक्स मूलर जी कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध हर एक चीज से, संपदा से, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश यदि कोई है तो वह है भारत, इंडिया, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, सबका नाम एक ही है। भूतल पर स्वर्ग की छटा यही देखने को मिलती है, और जमीन पर, इस धरती पर यदि स्वर्ग का नजारा यदि देखने को कहीं मिलता है तो वो देश है कौन? भारत, जहां पर स्वर्ग का एक नजारा देखने को मिलता है। प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिक ने भी भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया था, और प्लेटो एक महान, और कांट, ये सब दार्शनिक थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, इन्होंने भी भारत के महत्व को सहर्ष खुशी पूर्वक स्वीकार किया। यूनानी, रोमन तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों का विचारधारा में भी यही सदा अवगाहन करते रहने वाले यूरोपियों के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिला। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही संभव है, न कि कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में। यहाँ प्राकृतिक सुषमा खनिज भंडार है। यानी लेखक कहते हैं कि यदि आपको वास्तविक भारत का दर्शन करना है तो वास्तविक भारत का दर्शन गांव में होता है। गांव को देखने के बाद पता चलता है कि वास्तविक भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का विशेषता क्या है। तो इस प्रकार भारत जो है प्राकृतिक सुषमाओं से परिपूर्ण देश है, खनिज का यहाँ पर भंडार है, सभी देश को निर्यात किया जाता है, सभी देशों को निर्यात यानी खनिज भेजा जाता है। प्राकृतिक से, संपदा से, खनिज से जो है भरा पूरा देश है। और यदि आपको भारत का दर्शन करना है तो मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों को नहीं, गांव घूमिए, गांव में सच्चे भारत का दर्शन होता है। यहाँ पर जो है 75% लोग कृषि कार्य पर निर्भर है, और इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यह तपस्वियों की साधना भूमि है, जन्म भूमि है, कर्म भूमि रही है, और यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जो तपस्या किया, यानी ये धरती जो है ऋषि मुनियों का है, उसी ऋषि मुनि के हम और आप संतान है। और ये जो भूमि है उन्हीं की कर्म भूमि है, उन्हीं की जन्म भूमि है। भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेलियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्का यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले थे। जितना भी सिक्का का नाम अभी यहाँ पर लिखा हुआ है वो तमाम सिक्कों को आप देख सकते हैं गांधी संग्रहालय में। चूंकि आप लोग बिहार से हैं तो कलकत्ता संग्रहालय तो नहीं जाइएगा, कम खर्च में आप बिहार संग्रहालय घूम सकते हैं, अर्थात पटना के गांधी म्यूजियम में, गांधी संग्रहालय में घूम सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और देखने से आपका हो सकता है पढ़ाई में रुचि जग जाए। जिसके बारे में पढ़े वो चीज़ देखने को मिले। सोना चांदी का पंचमार्क, छोटा छोटा सिक्कों के दम बहुत ढंग से रखा गया है, देखने के लिए सजाया गया है उसको। तो ये सब तरह के सिक्के, जितना भी नाम यहाँ पर दिया गया है, ईरानी का हो, कैरेसियन का हो, थ्रेसियन का हो, पार्थियन का हो, यूनानी, मैकेडेलियन, सकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में, खूब मात्रा में मिले हैं। दैवत्व विज्ञान, कहावत, कथाओं का महासागर रूप भारत में देखने को मिलता है। और देवत्व विज्ञान अर्थात देवी देवताओं से संबंधित कहावतें, कथाओं का
महासागर समझिए तो उमड़ पड़ता है कहाँ? भारत जैसे देश में। और शब्द निर्माण और बृहद शब्द भंडार भी भारत के पास चिरकाल से व्यवहृत है, अर्थात यहाँ पर शब्द भंडार और विस्तृत शब्द निर्माण और बृहद शब्द भंडार भी भारत के पास समझिए बहुत ही प्राचीन काल से रहा है। विधि शास्त्र, धर्मशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की जड़ें भी भारत ही है। और यहाँ तक कि वो कह रहे हैं अपने भाषण के दौरान कि विधि शास्त्र, धर्मशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की जड़ें भी कौन है? भारत ही है। और सब तो छिप डाली टहनी है, तना है, जड़ कौन है? भारत। पूरे दुनिया का सबसे पहला गणराज्य यदि कोई बना तो वो भारत, और भारत में बिहार का वो पावन धरती वैशाली लिच्छवी, जहाँ पर प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई, सर्वप्रथम। हम लोगों का नेक्स्ट टूर जो होगा हमारे टीम का, MSS एकेडमी टीचर की टीम का, वो नेक्स्ट विजिट हम लोग वहीं पर करने जा रहे हैं। कहाँ? वैशाली लिच्छवी गणराज्य सबसे पहला। तो भारतीय वाड्मय और संस्कृत की महत्व को सभी विदेशी स्वीकार करते हैं, और भारत की जो संस्कृत की महत्व है, और भारत संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, माँ मानी जाती है संस्कृत भाषा। इसी भाषाओं से सभी भाषा का उत्पन्न हुआ है, और सभी विदेशी इसके वाड्मय और संस्कृत की महत्व को स्वीकार करते हैं। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाओं एक ही उद्गम स्थल ही है। हिंदू, ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता के बीज छिपे हुए हैं, अर्थात भारत का एक ही विशेषता है, अनेकता में एकता। यहाँ कलकत्ता चले जाइए, वहाँ के भाषाएं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यताएं आपको अलग नजर आएगी। ओ दादा की करचो, भालो आचो कि ना तुम्ही, ऐसा बोला जाता है। दक्षिण भारत चले जाइए, इल्ले, अयो राम, इस तरह का भाषाएं बोली जाती है। गुजरात चले जाइए तो कुछ और, बम्बई चले जाइए तो कुछ और, हरियाणा चले जाइए तो कुछ और, उड़ीसा चले जाइए तो कुछ और भाषाएं मिलती है। यानी विविधता है भारत में, लेकिन विविधता के बावजूद भी भारत में एकता का बीज छुपा हुआ है। हम सभी भारतवासी हैं, हम लोग सब पूरे भारत विविधता होते हुए तिरंगा का सम्मान करते हैं, एक दूसरे में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को, धर्म को, एक दूसरे के जाति को देख के घृणा नहीं करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी भारत की क्या है? विशेषता। भारत विद्या, योग, धर्म, दर्शन का उद्गम स्थल है। भारत जो है विद्या का, योग का, धर्म दर्शन का जो है उद्गम स्थल है। यहीं से इसका उद्घाटन हुआ है, यहीं से इसका प्रारंभ हुआ है। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया था। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत भ्रमण आवश्यक है। अर्थात वो अपने देश में भाषण के दौरान कह रहे हैं कि यदि आपको विद्या से रुचि है, आपको योग से, धर्म दर्शन से, विश्व को, पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया, अपने विचार से, अपने प्रभाव से सभी को जगाया, सभी को सम्मान दिलाया। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए हेनसोंग जैसे यात्री चीन से आए, इतिसोंग आए बुद्ध की शिक्षा ग्रहण कर ले, बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए, बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए, और बुद्ध ने अपने विचारों से पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को आलोकित किया। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, ज्ञान, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए एक स्थान है जहाँ भ्रमण करना चाहिए। वह स्थान है भारत, इंडिया। इसके बाद है वारेन हेस्टिंग्स। जब भारत का गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को निदेशक मंडल की सेवा में भिजवा दिया, और वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास 172 दारिस सोने का सिक्का उसे मिला था। दारिस का अर्थ होता है सोने का सिक्का। सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को निदेशक मंडल की सेवा में उसको क्या किया?
दे दिया 172 सोने के सिक्का, घड़ा में भरा हुआ सब दे दिया। कंपनी के निदेशक ने उन सोने के सिक्के को महत्व को नहीं समझा, नहीं समझ पाया और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वह मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। वारेन हेस्टिंग्स को इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ। सिक्का क्या? सिक्का इतिहास। आपके पिता का रखा हुआ मटकी, आपके पिता का खरीदा हुआ साइकिल आपको याद दिलाती है, आपका इतिहास दोहराता है। इसलिए अपना लिखा हुआ कॉपी, पिता की पुरानी चीजें, उनको बेचना नहीं चाहिए, उसमें याद छुपा हुआ है। वारेन हेस्टिंग्स ने जो 172 सोने का सिक्का दिया, कुछ और सोच के दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी के जो निदेशक थे, इन सोने के सिक्के को महत्व को नहीं समझ पाया और उसको, उन मुद्राओं को, उन रुपया पैसा को क्या किया? गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड से, जिसकी राजधानी कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड से लौटा तो मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी, गला डाला था उनको। वारेन हेस्टिंग्स को इस दुर्घटना से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। इस प्रकार कंपनी के निदेशक ने उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ ही नहीं पाए और अनायास यह दुर्घटना घट गई। जो कंपनी के जो निदेशक थे, इस सिक्का का महत्व को नहीं समझ पाया और उन्होंने अनायास अचानक उस सोने के सिक्के को क्या करा? गला डाला। सोना का महत्व सोनार जान सकता है, लोहार नहीं। पढ़ने वाले के लिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के ही दिल में इज्जत हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? म्यूजियम कौन घूमेगा? पढ़ा लिखा लोग ही घूमेगा म्यूजियम। जो इतिहास कभी जाने ही नहीं, इतिहास से उसको भेंट मुलाकात है ही नहीं, साहित्य कभी पढ़े ही नहीं, वो भी इंसान कभी नहीं जाएंगे देखने के लिए। घूमेंगे भी, कहते मूर्ति उर्ति यार रखल छे, एकर कौन काम छे, ई एते वो की छिए। लेकिन आप नहीं पूछिएगा, आप पढ़िएगा, देखिएगा, आपकी रुचि में उसके रुचि में क्या होगी? अंतर होगी। तो इस प्रकार जो है अनायास यह दुर्घटना घट गई, क्योंकि कंपनी के जो निदेशक थे इस सोने के सिक्के के ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाए। वारेन हेस्टिंग्स उन सिक्के के महत्व ऐतिहासिक को समझते थे। कंपनी के निदेशक की ना समझी पर वारेन हेस्टिंग्स दुखी थे। अंत में लेखक अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता को जानने के लिए अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, और यहाँ के जो सौंदर्य संपन्नता जो देश है, न जाने कितने व्यक्ति इसको जो है स्वप्नदर्शियों को आवश्यकता है यहाँ की विशेषताओं को जानने की। हमें जो जानकारी थी वो हमने बताया। उसके बाद कहते हैं सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशाएं जगमगा रही थी तथा अरब सागर के सातल मंद हवा के झोंके उन्होंने झुला रहे थे। पर इस प्रकार विलियम्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से एक बढ़कर शानदार कार्य किए। फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदानों में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं है। आज भी वहाँ पर जब बहुत से विदेशी आए तो यहाँ के सभ्यता के, यहाँ के संस्कृतियों का अपने अपने ढंग से उजागर किए। और अब जो है इस बात से सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदान में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं है, ऐसा बात नहीं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसके लिए विष के दांत, भारत से हम क्या सीखें। एक ही स्लाइड में सब कुछ दे दिया गया, इसलिए ये मिस्टेक होती है। नेक्स्ट जो है नहीं होगा ऐसा। तो आज का हमारा जो चैप्टर था वो था भारत से हम क्या सीखें, जिसमें ये भाषण का एक कड़ी, एक अंश हम लोगों के रूप में, हम लोगों ने भारत से हम क्या सीखें के रूप में सुना, और उसमें जो है भारत के महत्व को दर्शाया गया था। इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव का वीडियो पुनः हम आप लोगों को, इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी के लिए दे देंगे, और ऑफलाइन वाले विद्यार्थी के लिए जो नोट्स देते हैं वो भी आप लोगों को कल मिल जाएगा। आज का सेकंड विषय जो है
वो क्या है, एसएसटी है। एसएसटी का भी वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा।